सो हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद कैफ एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 12। दिस इज माय लास्ट ईयर इन माय स्कूल। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस पर, जहाँ पर दोस्तों हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के सिलेबस को, और जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम यहाँ पर बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। जो जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टर्म्स आएंगे दोस्तों, उन सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को एक एक करके यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इस चैप्टर के एंड में यानी कि वीडियो के एंड में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आया हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस? एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम इस वीडियो के एंड में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। और जैसे कि मैंने दोस्तों रोड मैप वाली वीडियो में ही बता दिया था कि शुरू के जो 3 चैप्टर्स होंगे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये जो शुरू के 3 चैप्टर्स होंगे, इन चैप्टर्स को दोस्तों हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो वीडियो है वो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो इसी चैप्टर की होगी, और वो सेकंड पार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 चैप्टर्स तक हम यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, कि इस वीडियो से पहले हमने एक रोड मैप वाली वीडियो भी बनाई थी, जहां पर हमने ये बात किया था कि किस तरीके से हम इस सेशन में क्लास 8 साइंस के सिलेबस को खत्म कर रहे होंगे, किस तरीके से हम आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स में के लिए हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी जो एग्जाम्स है आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकिए। तो दोस्तों, क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं, ये सारी बातें हमने रोड मैप वाली वीडियो में की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि आप लोग इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हर एक टॉपिक इजी वे में समझाया जा रहा होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि नाम है चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हम नाम को ही डिकोड करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर का नाम होता है वो हमें बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के नाम में 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से? एक है क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है मैनेजमेंट। तो दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप प्रोडक्शन? यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन का क्या मतलब है? तो दोस्तों, क्रॉप प्रोडक्शन का यहाँ पर मतलब है फसल उत्पादन। अगर उत्पादन वर्ड आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपके लिए और इजी कर देता हूँ। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों फसल को उगाना। ठीक है, और यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट जो वर्ड यूज किया गया है, ये वो वर्ड नहीं है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कि ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाई, वो चीज़ मैनेज हो गई। तो ये वो वाला मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स कैसे उगाए जाते हैं और क्रॉप्स की देखभाल कैसे की जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उगाना। ठीक है दोस्तों, और मैनेजमेंट का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना।
ठीक है दोस्तों। तो क्रॉप प्रोडक्शन का क्या, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम उन ऐसे चीज़ों को हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है और उनकी देखभाल कैसे की जाती है। अब आप लोगों के मन में यहाँ पर एक डाउट आ सकता है दोस्तों कि क्या ज़रूरत है क्रॉप्स की देखभाल करने की। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अगर आप सिर्फ सीड को ज़मीन में बो दो तो उससे आपका पूरा फसल तैयार हो जाएगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टाइम टाइम पर आपको अपने फसल पर को पानी भी देना होगा, फसल की सिंचाई करनी होगी। और अगर फसल में जो मिट्टी है, जो उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है, फर्टिलिटी खत्म हो गई है, तो फर्टिलाइजर केमिकल का भी इस्तेमाल करना होगा। और पेस्ट से और वीड्स से, जो कि इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो पेस्ट से, वीड्स से अपने क्रॉप को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे दोस्तों, तभी आपको बहुत अच्छा क्रॉप देखने को मिलेगा, तभी आपका क्रॉप बहुत अच्छा उग पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि हम क्रॉप की अच्छी तरीके से देखभाल करें। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या कहा गया है, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये कहा गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और दोस्तों ये जो एनर्जी होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वो फूड से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि फूड से प्राप्त करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड से प्राप्त करते हैं। ह्यूमन बींग्स एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड ही से प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फूड है, फूड कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो फूड मेनली दो रिसोर्सेज से प्राप्त किया जाता है। पहला रिसोर्स है प्लांट्स और दूसरा रिसोर्स है एनिमल्स। क्या है दोस्तों? पहला रिसोर्स है प्लांट्स और दूसरा रिसोर्स है एनिमल्स। तो इन मेनली दो ही रिसोर्स से फूड प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स का पालन पोषण करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फूड मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमें ज़्यादा प्लांट्स, ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की क्यों ज़रूरत है, ज़्यादा एनिमल्स की पालन पोषण करने की क्यों ज़रूरत है। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों इतने बड़े पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में क्रॉप्स को उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट्स में एनिमल्स का पालन पोषण करें, ताकि हमें अच्छे अमाउंट में फूड मिल सके और जिससे सभी ह्यूमन बींग्स अपने एनर्जी जो है वो फूड से प्राप्त कर सकें अच्छे अमाउंट में। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इन दिनों में, जिन दिनों में हम जी रहे हैं, इन दिनों में बहुत ही इजी हो गया है क्रॉप्स को उगाना। क्यों इजी हो गया है दोस्तों? साइंस की दी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत आसानी से लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स उगा सकते हैं। साइंस की दी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारे मशीन्स बनाए, बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बनाए, जिससे हम अपने इन सभी का अपने क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अमाउंट में क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आज के 100-200 साल पहले की, तो दोस्तों उस समय जो फार्मर्स होते थे वो प्रकृति पर डिपेंड होते थे, वो नेचर पर डिपेंड होते थे। अगर वर्षा हुई है, बारिश हुई है, तभी उनका जो क्रॉप होता था उसमें पानी पड़ता था, तभी उनके क्रॉप्स की सिंचाई हो पाती थी। लेकिन अगर वर्षा नहीं हुआ टाइम पर और सूखा पड़ गया तो उनका जो क्रॉप्स होता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन दोस्तों आज हमारे साइंस की दी हुई मदद से आज हम बहुत ही अच्छे अमाउंट्स में क्या कर पा रहे हैं? क्रॉप्स उगा पा रहे हैं। क्योंकि अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो हम ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अलग अलग मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई करने के लिए। तो आज के टाइम पर बहुत ही आसान हो गया है क्रॉप्स को उगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम दोस्तों इस चैप्टर के एक्चुअल टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों
सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्रॉप्स। व्हाट इज क्रॉप्स, हाउ कैन यू डिफाइन क्रॉप्स। दोस्तों क्रॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो दोस्तों क्रॉप्स क्या होते हैं, जब सेम टाइप के प्लांट्स, क्या लिखा है, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं एक ही जगह पर, एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर जब सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर आपको तीन ही पॉइंट्स याद रखने हैं। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं, कहाँ पर, एट वन प्लेस, यानी कि एक ही जगह पर उगाए जाते हैं, और लार्ज स्केल कहने का मतलब है विस्तार में, यानी कि काफी ज्यादा एरिया में उगाए जाते हैं। तो जब सेम काइंड के प्लांट्स एक ही जगह पर काफी बड़े एरिया में उगाए जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं क्रॉप्स का। एग्जाम्पल क्या है, क्रॉप ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं की फसल, और क्रॉप ऑफ राइस चावल की फसल, क्रॉप ऑफ मेज। तो ये क्या है, क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक को पढ़ेंगे। वो क्या है, वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर सुना होगा। तो एग्रीकल्चर क्या होता है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स and rearing animals for food, fibers and other useful products। तो दोस्तों एग्रीकल्चर क्या होता है, ये वो प्रैक्टिस होता है, वो प्रक्रिया होता है जिसमें क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है। एनिमल्स का पालन पोषण किया जाता है, किस लिए किया जाता है, फॉर फूड, फाइबर्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि फूड, फाइबर और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए जब कोई व्यक्ति क्रॉप्स को उगाता है, एनिमल्स का पालन पोषण करता है, तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। इसी प्रैक्टिस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि जब कोई व्यक्ति फूड, फाइबर और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए क्रॉप्स को उगाता है, एनिमल्स का पालन पोषण करता है, तो इसी प्रैक्टिस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब एग्रीकल्चर का एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रोइंग व्हीट, राइस एटसेट्रा, यानी कि व्हीट यानी कि गेहूं के फसल को उगाना, और राइस यानी कि धान चावल की फसल को उगाना, ये क्या हो जाता है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और रेयरिंग काउज, गोट्स, हैंस एटसेट्रा, जो दोस्तों यानी कि काउज को यानी कि गायों को पालना, गोट्स यानी बकरियों को पालना, मुर्गियों को पालना, तो ये सारे जो प्रैक्टिस होते हैं उन्हीं प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर हमने आपको तो बता दिया कि जब एनिमल्स का पालन पोषण किया जाता है, यानी कि गाय, बकरी और ये जो मुर्गियाँ, ये सब जो इनका पालन पोषण किया जाता है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर हम तभी बोलेंगे जब ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर हो रही होती हैं तो, ठीक है। जब बड़े पैमाने पर गाय को पाला जाता है, काफ़ी बड़े एरिया में फार्मिंग की जाती है, यानी कि जो मुर्गियों को पाला जाता है, फार्मिंग की जाती है, तभी उसे हम एग्रीकल्चर बोलेंगे। अगर आप अपने घर में 2-4 मुर्गियों को पाले हो तो वो एग्रीकल्चर थोड़ा ना कहलाएगा, वो तो एग्रीकल्चर नहीं कहलाएगा। अगर जब इसी चीज़ को बड़े पैमाने पर किया जाता है तभी उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एग्रीकल्चर कहा जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स का वर्गीकरण। दोस्तों इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि क्रॉप्स को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, क्रॉप्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ सकते हो। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन।
दोस्तों क्रॉप्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि सीजन के बेसिस पर, सीजन के आधार पर दोस्तों क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है, क्रॉप्स का बंटवारा किया गया है। इन विच दे आर ग्रोन, जिस सीजन में वो उगते हैं उसी सीजन के हिसाब से क्रॉप्स का बंटवारा किया गया है। दूसरे वर्ड्स में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन आवर कंट्री। दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं हमारे देश में उगाए जाते हैं। बहुत सारे बुक्स में दोस्तों 2 ही प्रकार की क्रॉप्स का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 प्रकार का क्रॉप्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर किसी के बुक्स में 3 प्रकार का क्रॉप्स पढ़ाया गया हो तो वो भी आसानी से यहाँ समझ सके। तो हमारे देश में, हमारे कंट्री में मुख्यतः 3 प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला है खरीफ क्रॉप, जिसे हम रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं, और दूसरा है रबी क्रॉप, जिसे हम विंटर सीजन क्रॉप बोलते हैं, और तीसरा है ज़ैद क्रॉप, जिसे हम दोस्तों समर सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। तो खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन यानी कि बरसात वाले मौसम में उगाए जाते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स जो बरसात वाले सीजन में उगाए जाएं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। आप इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं ऐसे क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे क्रॉप्स जो समर सीजन यानी कि गर्मियों में उगाए जाते हैं उन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ सही कर लेते हैं क्रॉप्स, और ये रहा ब्रैकेट, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि ये जो क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं उनका टाइम ऑफ सोविंग क्या है, मतलब वो कौन से समय में बोए जाते हैं, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है, किस समय वो काटे जाते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक क्या है। उन सारी चीज़ों को दोस्तों अब हम यहाँ पर एक चार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है अब हमारे पास एक चार्ट। इस चार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप्स, और ये रहा टाइम ऑफ सोविंग। टाइम ऑफ सोविंग का मतलब होता है दोस्तों कि किस समय क्रॉप्स को बोया जा रहा है, वो होता है टाइम ऑफ सोविंग। और ये रहा टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ये रहा। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वो टाइम होता है जिस समय फसल को काट लिया जाता है। तो ये रहा टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, और ये रहे डिफरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल्स। ये क्या रहे? एग्जांपल्स रहे डिफरेंट क्रॉप्स के, और ये डिफरेंट क्रॉप्स के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। हमने आपके लिए ट्रिक भी बनाई है एग्जांपल्स को याद करने की। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों अगर हम खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, और ये जो दोस्तों खरीफ क्रॉप्स होते हैं उनका टाइम ऑफ सोविंग क्या है, वो कब बोए जाते हैं? जून और जुलाई के बीच में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं? जून और जुलाई के बीच में बोए जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इनके टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग की, मतलब कि किस समय काटे जाते हैं, तो इन फसल को अक्टूबर और नवंबर के बीच काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर के बीच काट लिया जाता है। अगर खरीफ क्रॉप के दोस्तों एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है पेडी, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं किसके? खरीफ क्रॉप के, ठीक है दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम बात करें रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स की अगर हम टाइम ऑफ सोविंग की बात करें, मतलब ये किस टाइम पर बोए जाते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर यानी कि विंटर सीजन में इनको बो दिया जाता है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में इनका सोविंग कर दिया जाता है, मतलब इनको बोया जाता है। और इनका अगर हम बात करें टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, तो दोस्तों मार्च और अप्रैल के बीच में इन फसल को काट लिया जाता है। और अगर हम रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है दोस्तों व्हीट, बार्ले, कोरिएंडर, ग्राम एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के। अब हम बात करें दोस्तों अगर ज़ैद क्रॉप्स के, तो ज़ैद क्रॉप्स के टाइम ऑफ सोविंग की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ऑफ सोविंग है मार्च और अप्रैल के बीच, यानी मार्च और अप्रैल के बीच इन क्रॉप्स को बोया जाता है। और
टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इनका कब होता है, जुलाई और अगस्त के बीच, यानी जुलाई और अगस्त के बीच इन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। दोस्तों इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है सनफ्लावर, मूंग, कुकुम्बर एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं दोस्तों किसके, ज़ैद क्रॉप्स के। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नोटिस किया कि इतने सारे एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं। तो दोस्तों जब इतने सारे एग्जांपल्स को आप एग्जाम के टाइम याद करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है और कौन सा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए एक ट्रिक बनाया है, जिस ट्रिक की मदद से आप आसानी से ये पता कर पाओगे कि कौन सा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है और कौन सा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक को हम देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इस ट्रिक को कैसे हम समझेंगे, मान लीजिए दोस्तों ये जो 3 क्रॉप्स के नाम हैं ये 3 किसी अलग अलग लोगों के नाम हैं, यानी कि खरीफ, रबी और ज़ैद, ये किसी 3 अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। तो दोस्तों अगर हमें खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स को याद करना है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, खरीफ पापा मेले में सो गए। क्या कहेंगे हम, खरीफ पापा मेले में सो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पापा वर्ड से याद रखना है पेड़ी यानी कि धान, और मेले वर्ड से आपको याद रखना है मेज, और सो गए वर्ड से आपको याद रखना है सोयाबीन। तो पेड़ी, मेज, सोयाबीन दोस्तों ये एग्जांपल्स हो गए किसके, खरीफ क्रॉप के, जिनको आप इस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हो। अब दूसरा आता है रबी क्रॉप्स। दोस्तों रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स को हम कैसे याद करेंगे, तो उसके एग्जांपल्स को हम इस ट्रिक से याद करेंगे। रबी का वेट 20 किलोग्राम है। रबी को एक लड़का है जिसका वेट कितना है, 20 किलोग्राम है दोस्तों। तो यहाँ पर वेट वर्ड से आपको याद रखना है व्हीट, वेट वर्ड से आपको क्या याद रखना है, व्हीट यानी कि गेहूं, और बा यानी कि 20 में भी बा आ रहा है और बारले में भी बा आ रहा है। तो दोस्तों 20 वर्ड से आपको याद रखना है बारले, और किलो में भी का साउंड आ रहा है, और कोरिएंडर में भी का साउंड आ रहा है। तो किलो वर्ड से आपको याद रखना है कोरिएंडर, और ग्राम वर्ड से आपको याद रखना है ग्राम, क्योंकि ग्राम भी है क्या है, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल्स है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स रहे किसके, रबी क्रॉप्स के। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ज़ैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स की, तो ज़ैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल को आप किस तरीके से याद रख सकते हो, ज़ैद सुन मून को देख। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज़ैद सुन मून को देख। तो यहाँ पर सुन लिखा है, इसको आप इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, सन। सन वर्ड से आपको याद रखना है सनफ्लावर, मून वर्ड से आपको याद रखना है मूंग, और को यानी कि को में भी का साउंड आ रहा है, और कोरिएंडर में भी का साउंड आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर कोरिएंडर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुकुम्बर होना चाहिए। को में भी का साउंड आ रहा है और कुकुम्बर में भी का साउंड आ रहा है। तो दोस्तों सनफ्लावर, मूंग, कुकुम्बर ये एग्जांपल्स हो गए किसके, ज़ैद क्रॉप्स के। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमने इस चार्ट की मदद से दोस्तों हर एक क्रॉप्स के एग्जांपल्स को समझा, हर एक क्रॉप्स के टाइम ऑफ सोविंग, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग को समझा, एज वेल एज हर क्रॉप्स के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक भी हमने समझ ली है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को लिखेंगे, फिर हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेप्स, इसका क्या मतलब है दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि अगर क्रॉप्स को उगाया जा रहा है तो क्रॉप्स को उगाने के लिए जितने भी प्रैक्टिस यानी कि जितने भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन सारे एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। एक क्रॉप को उगाने के लिए जितने भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ को दोस्तों हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के स्टेप्स को देखना है, मतलब एक क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं उसको हमें यहाँ पर एक एक करके देखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना।
दोस्तों दूसरा जो स्टेप है वो है सोविंग, यानी कि बीज को बोना। और तीसरा जो स्टेप है वो है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो मिट्टी की जो उर्वरता है उसको इम्प्रूव करना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। और चौथा जो है वो है इरिगेशन, सिंचाई करना। पांचवा जो है वीड कंट्रोल। और छठा स्टेप जो है वो है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। और सातवां स्टेप जो है वो है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो दोस्तों ये जो 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स के ही द्वारा, इन 7 स्टेप्स को करके एक क्रॉप्स को कंप्लीटली उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्टेप्स को एक एक करके अलग अलग, इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई में जा करके इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके इन सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार करने से क्या मतलब है, मिट्टी को तैयार करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो फील्ड है, फील्ड की जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है, तो उसको हम क्या कर दें, ढीला कर दें, उस मिट्टी को हम उलट पलट दें, उस मिट्टी को हम लूज कर दें। और अगर फील्ड का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर खूब ज़्यादा मिट्टी है और कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पर मिट्टी है ही नहीं, वो पार्ट गड्ढा है, तो अपने फील्ड को हम लेवल कर दें। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस पहले स्टेप्स में आती हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो दोस्तों इसी का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। अब दोस्तों मिट्टी को तैयार करने का, यानी कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा टॉपिक है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इट हैज 2 स्टेप्स। इस स्टेप्स के, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लोइंग और दूसरा स्टेप होता है लेवलिंग। क्या होता है दोस्तों, पहला स्टेप होता है प्लोइंग और दूसरा स्टेप होता है लेवलिंग। तो प्लोइंग का क्या मतलब होता है दोस्तों प्लोइंग का मतलब होता है जुताई करना, यानी कि जोतना, फील्ड को जोतना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग बोलते हैं। प्लोइंग की अब डेफिनेशन क्या है, तो प्लोइंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि दोस्तों मिट्टी को लूज करना, यानी कि ढीला करना, और टर्निंग ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम प्लोइंग। तो प्लोइंग मीन्स क्या होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को ढीला करना और उसको उलटना पलटना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग। ठीक है दोस्तों, अब प्लोइंग करने से क्या होता है, क्यों हमें प्लोइंग करनी जरूरी होती है दोस्तों, क्यों हमें प्लोइंग करनी चाहिए, यहाँ पर हम जानेंगे। प्लोइंग हेल्प्स इन, प्लोइंग हमें किन किन चीज़ों में मदद करता है। तो प्लोइंग करने से दोस्तों क्या होता है, पहला पॉइंट यहाँ पर है, सॉइल बिकम लूज, यानी कि जो दोस्तों सॉइल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, मिट्टी जो होती है वो ढीली हो जाती है। अब मिट्टी ढीली हो जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों इससे ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से बीज को, सीड को आसानी से हम अपने फील्ड में बो सकते हैं, मतलब आसानी से उसकी सोविंग कर सकते हैं। अगर कोई एक ऐसा फील्ड है जहाँ की जो ज़मीन है, जहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, हार्ड है, तो वहाँ पर हम इजीली दोस्तों सोविंग नहीं कर सकते, वहाँ पर बीज को आसानी से बो नहीं सकते। लेकिन अगर हमने जुताई कर दी है उस अपने फील्ड की, तो जो मिट्टी होते हैं वो लूज हो जाते हैं, यानी कि ढीले हो जाते हैं, और हम आसानी से बीज को उसमें बो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, रूट्स ग्रो इजीली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये मतलब प्लोइंग करवाने से क्या होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि जो रूट्स होते हैं वो आसानी से ग्रो कर जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर एक कोई सख्त ज़मीन है जहाँ पर आपने प्लोइंग नहीं करवा रखी है, तो अगर मान लीजिए उसमें पौधा उग भी गया, उसमें से पौधा निकल भी आया उस बीज में से, तो क्या होगा, उसके जो रूट्स होंगे, उस प्लांट का जो रूट्स होगा वो अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएगा। और जब वो अच्छे तरीके से नहीं फैल पाएगा, अच्छा वो क्यों अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड ज़मीन होगी तो वो रूट्स
अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएगा, और जब रूट अच्छी तरीके से नहीं फैल पाएगा तो प्लांट्स को जितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगी, जितने अमाउंट में मिनरल्स की ज़रूरत है वो सॉइल से नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों प्लोइंग करवाने से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं और प्लांट्स को अच्छे अमाउंट में वाटर मिनरल मिल सकता है। तीसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों, एयर एंटर्ड द सॉइल, यानी कि जो एयर होती है वो सॉइल में एंटर कर जाती है। अगर हमने प्लोइंग करवाई है तो एयर जो होती है वो सॉइल में एंटर कर जाती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है कि प्लांट्स को कई सारे गैसेस की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने प्लोइंग नहीं करवा रखी है, आपका जो ज़मीन है, आपका जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो वहाँ पर कोई भी एयर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर आपने प्लोइंग करवा रखी है तो वहाँ पर इजीली गैसेस, इजीली जो एयर है, हवा है, वो आसानी से उस मिट्टी में जा सकेगी और प्लांट्स को जो भी जिन गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी वो प्लांट्स आसानी से अपने रूट्स के थ्रू से एब्जॉर्ब कर लेंगे, उन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये भी है क्या है, बेनिफिट है प्लोइंग करवाने का कि आसानी से जो एयर होता है वो मिट्टी में एंटर कर जाता है और प्लांट्स को गैसेस की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स आसानी से क्या कर सकता है, उस नाइट्रोजन गैस को ले सकता है। दोस्तों और चौथा पॉइंट क्या है हमारा, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स बिकम्स एक्टिव एंड हेंस सॉइल बिकम फर्टाइल। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि जो अर्थवर्म होते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि फील्ड में बहुत सारे अर्थवर्म होते हैं, केचुए होते हैं, तो वो जो अर्थवर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। तो दोस्तों माइक्रोब्स ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अर्थवर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जब हम प्लोइंग करवा लेते हैं तो यही अर्थवर्म और माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं, और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये मिट्टी को क्या बना देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। अब जब मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो प्लांट्स को अच्छे अमाउंट में वाटर और मिनरल मिलने लगता है और प्लांट्स हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो दोस्तों ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं किसके, प्लोइंग करवाने के। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टूल्स यूज्ड फॉर प्लोइंग, यानी कि दोस्तों प्लोइंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 तरह के टूल्स का जिक्र है। इन तीनों टूल्स को हम क्या करते हैं, एक एक करते चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों वो 3 तरह के टूल्स कौन कौन से हैं, तो पहला है प्लो यानी कि हल, और दूसरा है हो, और तीसरा है दोस्तों कल्टीवेटर। तो चलिए हम दोस्तों सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लो के बारे में पढ़ते हैं कि प्लो क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लो का मतलब होता है हल। इसके अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है प्लो का कि ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल होता है। अब ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल का क्या मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो टूल है वो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था। मतलब पहले आज के 100-200 साल पहले जो फार्मर्स होते थे वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। आज भी इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है दोस्तों। तो ये क्योंकि पहले ज़माने में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसे ट्रेडिशनल टूल कहा गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल है। अब दोस्तों ये जो टूल है, ये यानी कि जो हल है, वो किस तरीके से काम करता है, चलिए हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस प्लो के क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे। दोस्तों ये जो प्लो होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लेड यानी कि ये जो नुकीला वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लोशेयर। क्या बोलते हैं, प्लोशेयर। और इसी प्लोशेयर से जॉइंट होता है एक वुड यानी कि एक लकड़ी, यानी कि इस तरीके से लॉन्ग एक वुड जॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्लोशेयर और ये रहा प्लो शाफ्ट। अब दोस्तों
इस प्लो शाफ्ट से भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जुड़ा हुआ होता है एक और लकड़ी, एक और वुड, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बीम। दोस्तों इन तीनों पार्ट्स में सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट होता है प्लो का, वो क्या होता है, प्लोशेयर होता है। क्यों मेन होता है? क्योंकि दोस्तों यही प्लोशेयर जमीन के अंदर धंसता है और यही क्या करता है, मिट्टी को लूज करता है, मिट्टी की जुताई करता है। अब हम सबसे पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि प्लो का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्लो होता है, प्लो का जो ये बीम है, इसी बीम को दोस्तों दो बुलक्स होते हैं, दो बुलक्स के नेक पर इस बीम को रख दिया जाता है और दोस्तों उन दोनों बुलक्स के पीछे इस प्लो का ये वाला पार्ट होता है। और किसान क्या करता है, किसान इस प्लो को अपने हाथों से नीचे दबाए हुए रहता है और जैसे जैसे ये जो दो बुलक्स होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो ये प्लोशेयर होता है वो फील्ड को जोतता हुआ चला जाता है, वो फील्ड को जुताई करता हुआ चला जाता है। दोस्तों इसको आप यहाँ पर एक डायग्राम से भी, इस इमेज से भी आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्लो है वो उस दोनों बैलों के ऊपर रखा हुआ है, दोनों बैलों के नेक्स पर रखा हुआ है और ये जो फार्मर है, फार्मर इस प्लो को नीचे दबाए हुए है और जैसे जैसे ये दोनों बुलक्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खेत की जुताई हो रही है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्लो के दूसरे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों इसका, इट इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। दोस्तों ये जो प्लो होता है या तो ये वुड का हो सकता है और या तो आयरन का बना हुआ हो सकता है, यानी कि लोहे का बना हुआ हो सकता है। तो ये रहा इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इट इज पुल्ड बाय बुलक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये प्लो होता है वो बुलक्स के द्वारा पुल्ड किया जाता है, बुलक्स के द्वारा इसको खींचा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लो। प्लो की मदद से हम किस तरीके से प्लोइंग करते हैं ये हमने यहाँ पर समझ लिया। तो दोस्तों अब हम अपने दूसरे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हो। क्या है दोस्तों, जो है हो। तो हो का मतलब क्या होता है, हो का मतलब होता है दोस्तों कुदारा, जिसे हम अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, चलिए हम इसे पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। यानी कि दोस्तों ये जो हो होता है इसका इस्तेमाल सॉइल को लूज करने में, यानी कि सॉइल को ढीला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज वीड्स को रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये वीड्स क्या होता है इसके बारे में अभी कुछ समय में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डेप्थ में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीड्स क्या होते हैं। दोस्तों जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो हमारे क्रॉप्स में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो दोस्तों उन अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या करते हैं, उस अपने क्रॉप में से उनको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को यानी कि वीड्स को रिमूव करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हो का इस्तेमाल करते हैं। और सॉइल को लूज करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, हो का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड। यानी कि जो ये हो है इसको हाथ से चलाया जाता है, यानी कि हाथों से ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फार्मर हो का इस्तेमाल करके अपने क्रॉप्स में से वीड्स को रिमूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने तीसरे टूल्स के बारे में जो कि है दोस्तों कल्टीवेटर। तो चलिए दोस्तों इसके हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट और टूल। दोस्तों ये जो कल्टीवेटर होता है वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट का मतलब भी दोस्तों होता है टूल यानी कि औजार। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो कल्टीवेटर होता है वो मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल होता है। अब मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल का क्या मतलब है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कल्टीवेटर है वो आज के दिनों में इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। मतलब इन दिनों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं जुताई के लिए, प्लोइंग करने के लिए दोस्तों हम कल्टीवेटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों।
ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हम इन दिनों में कर रहे हैं, तो ऐसे टूल्स को हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल बोलते हैं, जो कि है कल्टीवेटर। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में क्या है, इट इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। दोस्तों दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो कल्टीवेटर होता है वो एक ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है। दोस्तों ये कल्टीवेटर एक ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है और इस कल्टीवेटर में कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, कई सारे ब्लेड्स लगे होते हैं। तो ये जो कल्टीवेटर होता है वो एक ट्रैक्टर से अटैच्ड होता है। तो ट्रैक्टर क्या करता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की ओर मूव करता जाता है, वैसे वैसे पीछे लगे हुए ये जो कल्टीवेटर्स हैं वो फील्ड को प्लो करते हुए चले जाते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो एक ट्रैक्टर से बाइंड है, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, और ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है, ये जो कल्टीवेटर है वो फील्ड को प्लो करता जा रहा है, फील्ड की जुताई करता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इसके तीसरे पॉइंट को। दोस्तों तीसरे पॉइंट में क्या है, इट इज यूज्ड टू प्लो लार्ज फील्ड्स क्विकली। दोस्तों ये जो कल्टीवेटर होता है उसका इस्तेमाल लार्ज फील्ड्स को प्लोइंग करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर किसी के पास बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा खेत है, तो उसकी जुताई वो किससे करवाते हैं, वो कल्टीवेटर से ही करवाते हैं, क्योंकि कल्टीवेटर बहुत कम समय में बड़े से बड़े फील्ड्स को आसानी से जोत सकता है, आसानी से इसकी प्लोइंग कर सकता है। चौथे पॉइंट में कहा गया है दोस्तों, इट सेव्स बोथ टाइम एंड लेबर। यानी कि दोस्तों ये जो कल्टीवेटर होता है वो दोनों की बचत करता है, यानी कि ये टाइम की बचत करता है एज वेल एज लेबर की भी बचत करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कल्टीवेटर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टूल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक की बातें रही हमारे प्लोइंग के बारे में, प्लोइंग के लिए यूज्ड होने वाले टूल्स के बारे में। अब हम दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, उसका अब हम सेकंड स्टेप्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेकंड स्टेप्स क्या है, वो है लेवलिंग। अब दोस्तों ये लेवलिंग क्या होती है, इसको सबसे पहले डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे। आफ्टर प्लोइंग द सॉइल बिकम्स अनइवन, सो फार्मर लेवल्स द सॉइल। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि जुताई करने के बाद, प्लोइंग करने के बाद जो फील्ड होता है, जो सॉइल होते हैं वो अनएवन हो जाते हैं। अनएवन का कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं पर खूब ज़्यादा मिट्टी है और कहीं पर मिट्टी है ही नहीं, वहाँ गड्ढा है, तो ये सॉइल अनएवन हो जाते हैं आफ्टर प्लोइंग। तो इसीलिए दोस्तों ये जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड को, वो सॉइल को क्या करते हैं, लेवल करते हैं, वो अपने सॉइल को क्या करते हैं, लेवल करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लेवलिंग बोला जाता है। अब दोस्तों लेवलिंग क्यों किया जाता है, लेवलिंग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, चलिए हम इनके एक एक पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवलिंग हेल्प्स इन, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वाटर स्प्रेड एवनली। दोस्तों लेवलिंग करने से क्या होता है, जो वाटर होता है वो हर जगह एवनली, हर जगह प्रॉपर अमाउंट में फैल जाता है। पूरे फील्ड में जो वाटर होता है वो प्रॉपर अमाउंट में फैल जाता है लेवलिंग करने से। तो कैसे प्रॉपर अमाउंट में फैल जाता है, तो दोस्तों मान लीजिए कि एक फील्ड ऐसा है जो कि लेवल नहीं है, तो अगर हम उसमें पानी डालेंगे, उस फील्ड में हम सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, तो क्योंकि वो फील्ड अभी लेवल नहीं हुआ है तो वहाँ पर गड्ढे भी होंगे, वहाँ पर ऐसे भी फील्ड के ऐसे पार्ट होंगे जो ऊंचे भी होंगे और गड्ढे भी होंगे। तो दोस्तों अगर हम पानी डालेंगे तो सारा का सारा पानी उस गड्ढे में ही चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों वहाँ पर उस फील्ड में हर जगह इस प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन अगर हम सॉइल को, अगर हम फील्ड को लेवल कर देते हैं तो प्रॉपर अमाउंट में हर जगह वाटर चला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट्स को। दूसरे पॉइंट्स में क्या कहा गया है दोस्तों, सीड्स ग्रो प्रॉपरली। यानी कि दोस्तों लेवलिंग करने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। अब ये कैसे ग्रो कर पाते हैं इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों जब हम फील्ड को लेवल कर देते हैं तो वहाँ पर कोई भी गड्ढे नहीं रह जाते हैं, और उसमें जब हम अगर पानी डालेंगे, उसकी सिंचाई करेंगे, तो हर जगह पानी यूनिफॉर्म तरीके से फैल जाएगा। तो हम जहाँ भी सीड डालेंगे
तो वहाँ पर क्योंकि पानी मौजूद है तो जहाँ भी हम सीड डालेंगे वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा और ग्रो करने लगेगा। लेकिन अगर हमने लेवल नहीं किया है सॉइल को तो जो पानी होगा वो गड्ढे में आकर के भर जाएगा और कुछ पार्ट फील्ड का ऐसा भी होगा जो सूखा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं पहुँच पाएगा। तो वहाँ पर अगर हम सीड्स को डालेंगे तो वो सीड्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे और वो सीड्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम लेवल कर देते हैं सॉइल को तो मिट्टी हर जगह की जो मिट्टी होती है वो मॉइस्चरस हो जाती है और अगर हम सीड को डालेंगे तो सीड जो होगा वो जर्मिनेट हो जाएगा और प्रॉपरली ग्रो करने लगेगा। ये कहा गया है दोस्तों दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सीड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली। सीड्स जो है दोस्तों वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यूनिफॉर्मली फैलते हैं अगर हम लेवलिंग करते हैं तो दोस्तों अब हम अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के सेकेंड स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है सोविंग। दोस्तों अगर हमें एक क्रॉप्स को उगाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, अपने फील्ड की मिट्टी को तैयार करते हैं। हम प्लोइंग करवाते हैं, हम लेवलिंग करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, सोविंग करवाते हैं, मतलब सीड्स को बोते हैं। तो दोस्तों सीड्स को बोना ही क्या कहलाता है, सोविंग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, sowing means putting the seeds into the soil so that they can grow into new plants। दोस्तों sowing क्या होता है, sowing means putting the seeds into the soil, यानी कि दोस्तों सॉइल में सीड्स को पुट करना, सॉइल में सीड्स को रखना, सो दैट ताकि वो जो सीड्स हैं वो ग्रो कर सके एक नए प्लांट्स में। कितना इजी डेफिनेशन है, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आप इको याद हो जाएगा। सोविंग मीन्स क्या होता है, पुटिंग द सीड्स, यानी कि सीड्स को इनटू द सॉइल, यानी कि सीड्स को सॉइल में पुट करना, सीड्स को सॉइल में रखना। क्यों रखना, ताकि सो दैट दे कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ताकि वो नए प्लांट्स में जर्मिनेट हो सके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सोविंग बोलते हैं। तो अब हम इसके क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। दोस्तों दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, बिफोर द सोविंग क्वालिटी ऑफ सीड्स इज चेक्ड बाय पुटिंग द सीड्स इनटू वाटर। दोस्तों इस सेकंड वाले पॉइंट में क्या कहा गया है कि सोविंग करने से पहले क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स की क्वालिटी को चेक किया जाता है बाय पुटिंग द सीड्स इनटू द वाटर, यानी कि सीड्स को वाटर में रखकर। मतलब अगर हमें सोविंग करना है तो सोविंग करने से पहले हम सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड खराब है, ताकि हम अच्छे से अच्छा सीड दोस्तों चुनते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉप्स हो वो बहुत अच्छा हमारा क्रॉप्स उगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या मेथड है, क्या तरीका है सीड्स को चेक करने का कि सीड्स अच्छे हैं या वो नहीं अच्छे हैं, क्या तरीका है। तो दोस्तों तरीका यही है कि जो सीड्स हैं उनको हम वाटर में रख दें। तो दोस्तों जब हम सीड्स को वाटर में रखते हैं तो अगर सीड्स हेल्थी है, अगर हेल्थी सीड्स है तो जो हेल्थी सीड्स होते हैं दोस्तों वाटर में रखने के बाद वो सिंक हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। तो अगर हमने वाटर में सीड्स को रखा और वो सीड डूब गया तो वो क्या होता है दोस्तों, वो गुड सीड्स होते हैं, वे अच्छे सीड्स होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमने सीड्स को रखा वाटर में और जो सीड है वो फ्लोट करने लगा, सीड क्या है वो फ्लोट करने लगा, तो वो सीड कैसा होगा, पुअर सीड्स होगा, यानी कि डैमेज्ड सीड्स। अगर डैमेज सीड्स को हम वाटर में रखेंगे तो वो डैमेज सीड क्या है, डैमेज्ड सीड जो है वो फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो अगर वो तैरने लगेगा तो वो क्या है, वो पुअर सीड्स हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम सोविंग करने से पहले सीड का सिलेक्शन करें। अब सीड का सिलेक्शन अगर हम नहीं करते हैं दोस्तों, अगर कोई हम पुअर सीड्स ला करके अपने क्रॉप्स में उगा देते हैं तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगेगा नहीं, क्रॉप्स हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो उगेंगे भी उनमें बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों उन क्रॉप्स जिसमें बीमारियां हैं, जिसमें डिसीजेज हैं, उनको जब हम खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि
सोविंग करने से पहले हम सीड्स को चुनें, सीड्स का सिलेक्शन करें कि कौन सा सीड्स अच्छा है, कौन सा सीड बेकार है। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हमारा जो ये अगला जो पॉइंट है वो क्या है, गुड सीड्स शुड बी, यानी कि दोस्तों जो हमने सीड्स चुना है, वो जो सीड हमने चुना है वो जो अच्छा सीड है, क्योंकि हम अच्छा ही सीड चुनेंगे, तो वो अच्छे सीड किस तरीके से होने चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। तो सबसे पहली क्वालिटी है दोस्तों कि वो जो सीड हमने चुना है वो क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो सीड जो हमने चुना है वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों, वो सीड कैसा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, मतलब वो सीड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो सीड नया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो सीड होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, यानी कि उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े उस सीड्स में ना लगे हों, तो ऐसे सीड्स को हमें चुनना है। तो तीसरे पॉइंट में यही कहा गया है। चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, गुड फॉर जर्मिनेशन, यानी कि ऐसे सीड्स को हमें चुनना है जो जर्मिनेशन के लिए अच्छे हों, मतलब वो फौरन ही जर्मिनेट कर जाए ज़मीन में और अपना प्लांट्स यानी कि अपना पौधा उगाने लगे, तो ऐसे सीड्स को हमें चुनना होता है दोस्तों। तो गुड सीड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने एक एक पॉइंट्स में आपको समझा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोविंग, यानी कि सोविंग करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम उन सारे के सारे पॉइंट्स को लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन सोविंग, यानी कि दोस्तों बुआई करने के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स का यूज़ हम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन सोविंग, यानी कि दोस्तों सोविंग करने के लिए 2 इम्प्लीमेंट्स यानी कि 2 इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो 2 इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला है हमारा ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। पहला क्या है दोस्तों, ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है सीड ड्रिल। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेडिशनल टूल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है वो एक फनल शेप्ड का टूल होता है, फनल शेप्ड का उपकरण होता है। अब फनल शेप्ड क्या होते हैं, फनल शेप्ड ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं, तो फनल शेप्ड के ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं दोस्तों जो टॉप से तो चौड़े होंगे यानी कि ब्रॉड होंगे, और नीचे यानी कि बॉटम से वो नैरो यानी कि लंबे, नैरो यानी कि पतले, और लॉन्ग यानी कि लंबे होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक हमारा ट्रेडिशनल टूल है। ठीक है। तो ये किस तरीके का है, ये फनल शेप्ड का होता है। तो दोस्तों ट्रेडिशनल टूल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है सोविंग में, चलिए हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है इसको वुड की मदद से पहले बुलक्स में अटैच्ड किया जाता है, यानी कि बुलक्स से बाइंड किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल को किसकी मदद से, वुड की मदद से दोस्तों बाइंड कर दिया जाता है। और दोस्तों इसी यानी कि ट्रेडिशनल टूल में यहाँ पर सीड्स भर दिए जाते हैं, सीड्स को इनमें भर दिया जाता है। तो दोस्तों जैसे जैसे बुलक्स आगे की ओर बढ़ते जाते हैं सीड्स यहाँ से गिरता चला जाता है और मिट्टी में मिलता हुआ चला जाता है, सीड्स यहाँ से गिरता है और मिट्टी में चला जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक हमारा ट्रेडिशनल टूल है और उस ट्रेडिशनल टूल जो है वो वुड की मदद से किससे अटैच्ड है, वो बुलक्स से अटैच्ड है, बुलक्स से बाइंड है। तो जैसे जैसे बुलक आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं सीड्स जो कि उस ट्रेडिशनल टूल में है वो ज़मीन में गिरता हुआ चला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से होती है बुआई किसकी मदद से, ट्रेडिशनल टूल की मदद से। तो चलिए दोस्तों हम इसके एक एक पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसके फर्स्ट पॉइंट में ये है दोस्तों, दिस टूल इज फनल शेप्ड, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टूल है, ये जो उपकरण है वो किस शेप का होता है, फनल शेप्ड का होता है। इस तरीके से ये टूल होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इट इज अटैच्ड टू प्लो, यानी कि दोस्तों ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है उसको प्लो से अटैच्ड किया जाता है। यानी कि अगर आपने इमेज में देखा होगा ध्यान से, इमेज को आपने अगर ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो ये जो ट्रेडिशनल टूल है उसके साइड में प्लो लगा हुआ होता है। वहाँ पर मैंने वुड का इस्तेमाल किया था, वो वुड क्या होता है, एक्चुअल में प्लो ही होता है। तो ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है उसको प्लो से अटैच्ड किया जाता है, फिर उसको किससे अटैच्ड किया जाता है, बुलक्स से अटैच्ड किया जाता है। तो दूसरे पॉइंट में यही कहा गया है
कि ये जो ट्रेडिशनल टूल होता है उसको अटैच किया जाता है प्लो से। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, सीड्स आर पुट इनटू द फनल। मैंने आपको पहले ही समझाया कि इसी फनल में जो सीड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, इसी फनल में सीड्स को रखा जाता है। फिर क्या होता है, सीड्स पास थ्रू पाइप्स एंड फॉल इनटू द सॉइल। यानी कि दोस्तों जो सीड्स होते हैं वो इन पाइप्स के थ्रू पास होते हैं और सॉइल में चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही पाइप बनाया है, लेकिन 2 से 3 पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ये जो सीड्स है वो मिट्टी में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा लास्ट पॉइंट। तो दोस्तों चलिए अब हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल टूल। तो दोस्तों ट्रेडिशनल टूल का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है दोस्तों कमी, यानी कि ट्रेडिशनल टूल की क्या कमी है। तो सबसे पहली कमी यही है दोस्तों, सीड्स डू नॉट फॉल एट इक्वल डिस्टेंसेस। यानी कि ट्रेडिशनल टूल से दोस्तों जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं गिरते हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेस पर गिरते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके माउथ के पास कोई कैप तो लगा नहीं है, जिससे कि अगर एक सीड यहाँ गिरा है तो जस्ट इसके कुछ दूर बाद ही वही एक सीड गिरेगा, फिर उसके कुछ देर बाद भी एक सीड गिरेगा। यहाँ पर कोई कैप नहीं लगा है दोस्तों, तो जितना सीड्स गिरता है एक जगह पर कहीं कहीं ज़्यादा सीड गिर जाता है, तो कहीं दूसरी जगह सीड गिरता ही नहीं, कहीं तीसरी जगह थोड़ी और दूर पर सीड्स गिरता है, तो कहीं और जगह सीड्स बहुत दूर पर गिरता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो लिखा है कि इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं गिरते हैं। तो सबसे पहली कमी क्या हो गई, यही हो गई कि ये जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं गिरते हैं। दोस्तों दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, डेप्थ इज नॉट प्रॉपर। यानी कि जो ट्रेडिशनल टूल से जो बुआई की जाती है उन सीड्स की दोस्तों डेप्थ प्रॉपर नहीं होती है, उनकी डेप्थ फिक्स्ड नहीं होती है। कोई सीड ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा सॉइल के अंदर चला गया, कोई सीड ऐसा है जो कि सॉइल के ऊपर ही रह गया, कोई सीड बीच में रह गया। तो इस तरीके से यहाँ पर केस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर डेप्थ जो होती है यानी कि जो गहराई होती है सीड्स की वो प्रॉपर नहीं होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अपने दूसरे टूल्स के बारे में। दूसरा टूल्स क्या है दोस्तों, दूसरा टूल है सीड ड्रिल। तो दोस्तों सीड ड्रिल क्या होते हैं, चलिए इनके एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले पॉइंट में क्या है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सीड ड्रिल इज अ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल। दोस्तों ये जो सीड ड्रिल होता है वो क्या होता है, एक मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल होता है। इसका मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनका उपयोग आज के दिनों में हम करते हैं। तो ऐसे टूल्स जिनका उपयोग आज के दिनों में हम करते हैं उन्हें मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल कहा जाता है। तो ये जो सीड ड्रिल है उसका इस्तेमाल आज के दिनों में किया जाता है सोविंग करने के लिए, खेत की बुआई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड विथ ट्रैक्टर। दोस्तों ये जो सीड ड्रिल होता है उसका उपयोग किया जाता है ट्रैक्टर के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है सोविंग के लिए। तो दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि इट इज यूज्ड विथ ट्रैक्टर, इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग ट्रैक्टर के साथ किया जाता है। दोस्तों होता क्या है, इस सीड ड्रिल को कनेक्ट कर दिया जाता है एक ट्रैक्टर से। ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक ट्रैक्टर से। तो दोस्तों और इसी जो सीड ड्रिल होता है उसमें बहुत सारे सीड्स भर दिए जाते हैं। तो जब जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ता जाता है, इसी सीड ड्रिल में से सीड्स जो होते हैं वो पाइप्स के थ्रू सॉइल में गिरते रहते हैं और इसी तरीके से फील्ड की बुआई यानी कि फील्ड की सोविंग होती रहती है। आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रैक से कनेक्टेड है एक हमारा सीड ड्रिल जिसमें बहुत सारे सीड्स हैं, और जैसे जैसे ये ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सीड्स हैं वो सीड ड्रिल में से पाइप्स के थ्रू नीचे ज़मीन में यानी कि सॉइल में गिर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उपयोग किया जाता है सीड ड्रिल का। तो दोस्तों अब चलिए हम पढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट को। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, सीड्स आर सोन एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड प्रॉपर डेप्थ। दोस्तों सीड ड्रिल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, इस पॉइंट से आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो सीड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पर बोए जाते हैं और प्रॉपर डेप्थ में बोए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले टूल्स के बारे में जो कि
हमारा एक ट्रेडिशनल टूल था, वहाँ पर सीड्स प्रॉपर इक्वल डिस्टेंसेस पर नहीं शो किए जाते थे, मतलब बोए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो सीड ड्रिल होता है वो सीड्स को इक्वल डिस्टेंसेस पर बोता है, यानी कि सोविंग करता है, एज वेल एज प्रॉपर डेप्थ, यानी कि प्रॉपर डेप्थ उस सीड की रखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीड बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर चला गया, दूसरा सीड ऊपर ही रह गया। यहाँ पर सारे के सारे सीड्स एक प्रॉपर डेप्थ में अरेंज्ड होते हैं दोस्तों। तो ये कहा गया है तीसरे पॉइंट्स में। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्रॉपर डेप्थ, क्योंकि ये जो सीड ड्रिल होता है सीड्स को प्रॉपर डेप्थ में बोता है, प्रॉपर डेप्थ में इसकी सोविंग करता है, इसीलिए क्या होता है, ड्यू टू विच इट इज प्रिवेंटेड बाय बर्ड्स। इसीलिए दोस्तों ये जो सीड्स होते हैं उसको बचाया जा सकता है बर्ड्स से। अगर ये जो सीड ड्रिल होता है उसको प्रॉपर डेप्थ में सीड्स को बोता है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स इन सीड्स को, बोए गए सीड्स को नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर सीड्स ऊपर ही पड़ा रहेगा तो वो आसानी से खा सकते हैं। तो प्रॉपर डेप्थ के कारण यहाँ पर सीड्स की बचत बहुत अच्छे तरीके से होती है दोस्तों। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल। वहाँ पर यानी कि ट्रेडिशनल टूल में हमने क्या पढ़ा था, डिसएडवांटेज, यानी कि हमें कमी पढ़नी थी। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की क्या क्या फायदे हैं। तो फायदा क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले पॉइंट्स में दोस्तों कि प्रॉपर डेप्थ, यानी कि ये जो सीड ड्रिल होता है वो सीड्स को प्रॉपर डेप्थ में उसकी सोविंग करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लेस वेस्टेज ऑफ सीड्स, यानी कि यहाँ पर सीड्स जो होते हैं उनका लेस वेस्टेज होता है, बहुत ही कम मात्रा में सीड्स यहाँ पर वेस्ट होते हैं। क्यों कम मात्रा में वेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर डेप्थ में इसको सोविंग किया जाता है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो इसको नहीं खा पाते हैं, इसीलिए बहुत ही कम सीड्स यहाँ पर वेस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा सीड्स यहाँ पर वेस्ट नहीं होते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है दोस्तों, इट सेव्स टाइम एंड सीड्स, यानी कि ये टाइम एज वेल एज सीड्स दोनों की बचत करता है, ये कहा गया है तीसरे पॉइंट्स में दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोविंग को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सोविंग। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन सोविंग, टूल्स यूज्ड इन सोविंग, यानी सोविंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, अभी तक हमने ये पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोविंग को, यानी कि दोस्तों सोविंग करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो सोविंग के मेनली दो ही मेथड है दोस्तों। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मेथड है सीड ड्रिल मेथड। ठीक है दोस्तों, पहला मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा है सीड ड्रिल मेथड। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड को, इसके बाद वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल मेथड को। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है। दोस्तों इस ट्रेडिशनल मेथड को हैंड के द्वारा यानी कि हाथों से किया जाता है। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि ये ट्रेडिशनल मेथड लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि वह मेथड, यानी कि अगर टूल्स की बात हो रही है तो वे टूल्स, और अगर मेथड की बात हो रही है तो वे मेथड्स जिनका उपयोग पहले के लोग करते थे, पहले के ज़माने में जिनका उपयोग किया जाता था, तो ऐसे मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते थे। तो दोस्तों इस ट्रेडिशनल मेथड को हाथों से किया जाता था। इस मेथड में क्या होता था दोस्तों, in this method farmers scatter seeds by hand in the field, this is called broadcasting। दोस्तों इस मेथड में क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे अपने हाथों से सीड को स्कैटर करते थे, मतलब इस तरीके से सीड को अपने फील्ड्स में स्कैटर करते थे, उसको बिखेरते थे। ठीक है, तो जब फार्मर्स इस तरीके से अपने जो सीड्स है उसको अपने फील्ड में बिखेरते हैं दोस्तों, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ब्रॉडकास्टिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, और ये जो मेथड वो पहले के ज़माने में किया जाता था। दोस्तों बात करें तो आज के ज़माने में भी इसका मेथड होता है, लेकिन बहुत ही कम जगहों पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या पढ़ चुके, अब हम यहाँ पर मेथड ऑफ सोविंग में हम पढ़ चुके ट्रेडिशनल मेथड को।
इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सीड ड्रिल मेथड को। तो चलिए पहले हम सीड ड्रिल मेथड के बारे में पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद आराम से एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड को, जो कि है सीड ड्रिल मेथड। तो दोस्तों सीड ड्रिल मेथड में क्या कहा गया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन दिस मेथड a machine called seed drill is used to sow seeds। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सीड ड्रिल मेथड में एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सीड ड्रिल, और उसी मशीन की मदद से, उसी मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ पर सीड्स को बोया जाता है। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल मेथड। दोस्तों ये जो सीड ड्रिल होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सीड ड्रिल जो होता है वो ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, और किस तरीके से सीड्स जो होते हैं सीड ड्रिल में से पाइप्स के थ्रू सॉइल में आकर गिरते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो दोबारा यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप चाहो तो यहाँ पर उन सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे दो मेथड्स। सबसे पहला मेथड हमारा था ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है सीड ड्रिल मेथड, और इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जो है ट्रांसप्लांटेशन का। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? दोस्तों ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग्स ऑफ सम क्रॉप्स टू दी मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनके सीड्स को पहले एक छोटे से फील्ड में बोया जाता है, और वही जो सीड होता है वो छोटे छोटे प्लांट में बदल जाता है। छोटे छोटे प्लांट में जब वो बदल जाता है तब उसी प्लांट्स को वहाँ से उस फील्ड से निकाल करके मेन फील्ड में उसको बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों जब हम सीड को एक छोटे से फील्ड में बोते हैं और वहाँ से छोटे छोटे जो प्लांट्स निकल कर आते हैं, उन्हें हम छोटे छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे प्लांट्स को बोलते हैं सीडलिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसप्लांटेशन क्या है, फिर से एक मरतबा डेफिनेशन पढ़िए। द ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग ऑफ सम क्रॉप्स टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि सीडलिंग्स को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं मेन क्रॉप्स में, यहाँ पर लिखा है टू द मेन फील्ड, यानी कि जब जो सीडलिंग होता है उस सीडलिंग्स को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, मेन फील्ड में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को दोस्तों क्या बोला जाता है, ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसकी सीडलिंग को आप ट्रांसफर करते हैं, वो है पैडी यानी कि धान। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक ट्रांसप्लांटेशन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एक और छोटे से टॉपिक के बारे में जो कि है न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? दोस्तों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर प्लांट के केस में देखते हैं कि प्लांट के केस में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इसके पहले डेफिनेशन को। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों, द मिनरल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो मिनरल एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, जिनको प्लांट्स के द्वारा जिनको प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, ऐसे मिनरल एलिमेंट्स जिनका इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं, जिनका उपयोग, जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को, किस लिए ज़रूरत होती है, फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्लांट्स को अपने प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, उन्हीं मिनरल एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं मिनरल एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रिएंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मिनरल एलिमेंट्स जिनका इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है प्लांट्स को फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उन्हीं मिनरल एलिमेंट्स को हम दोस्तों न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर, मिनरल एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल्स में है दोस्तों, एग्जांपल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि है पहला एग्जांपल है फॉस्फोरस,
फास्फोरस भी दोस्तों एक तरीके का क्या है, एक तरीके का मिनरल है दोस्तों। दूसरा आता है सल्फेट, और एक और मिनरल आते हैं जो कि है पोटेशियम, सोडियम। ये सारे दोस्तों क्या हैं, मिनरल एलिमेंट्स ही हैं। क्या है दोस्तों, मिनरल एलिमेंट्स ही हैं दोस्तों। बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको और दे देते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके बुक में तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका इस्तेमाल, जिनका उपयोग प्लांट्स ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो दोस्तों ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका प्लांट ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनका उपयोग प्लांट्स कम मात्रा में करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये दोस्तों ये पॉइंट्स आपको लिखने नहीं थे क्योंकि आपके बुक में मेंशन नहीं की गई है, ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों इसके बाद जितने भी सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उन सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम कवर करेंगे अपने सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। इसी चैप्टर के हम सेकंड पार्ट में भी अपने सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम पढ़ेंगे। दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो आने वाली वीडियो है, जो वो दूसरी वीडियो आएगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इन सारे के सारे नोट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज, सारे के सारे नोट्स आने वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। अगर आपको इन नोट्स की ज़रूरत है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को या ये चैप्टर बहुत अच्छी लगी होगी, हमारी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे पॉइंट्स इसी वीडियो में ही याद हो जाए। वीडियो को देखते जब हो उसी समय आपको सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे जो डेफिनेशन है वो आपको याद हो जाए। इसीलिए दोस्तों आपने ज़रूर ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि एक एक डेफिनेशन को मैं 2 से 3 बार बताया करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से डेफिनेशन वैसे ही याद हो जाए। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये टीचिंग स्टाइल समझ में आई है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप क्लास 8 से बिलोंग करते हैं, आप क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं मानता हूं कि इस वीडियो के शुरू वाले पार्ट में आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दोस्तों शुरू वाले पार्ट में क्या हुआ है था कि एक क्रैकिंग साउंड आ रही थी। क्रैकिंग साउंड क्यों आ रही थी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर, जहाँ पर इस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसी के जस्ट बगल कुछ दूरी पर एक गड्ढा है दोस्तों। और उसी गड्ढे में बहुत सारे फ्रॉग्स आ जाते हैं और जब बारिश हो जाती है तो वो फ्रॉग्स क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो वही क्रैकिंग साउंड इस वीडियो में भी आ जाता है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों जैसे जैसे आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे टॉपिक समझ में आए हों दोस्तों, तो कमेंट में आप हमें ज़रूर बता दीजिए कि किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि और किस तरीके से मुझे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इस चैप्टर से, किसी चैप्टर के किसी भी टॉपिक से अगर आपको डाउट हो, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों इस चैप्टर में आज हमने इतना ही पढ़ा। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें।